15 कंप्लीट कर लिया था। अभी आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर 16। और चैप्टर 16 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था पहले इंट्रोडक्शन में। चैप्टर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज it is related to offenses affecting against human body. All those offenses which affect the human body, यानी इंसानों को अफेक्ट करने वाले, इंसान के शरीर को अफेक्ट करने वाले जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो सब इस चैप्टर में आते हैं। और आप इसमें एक चीज और नोटिस करना कि ये चैप्टर, अभी तक के हमने जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर आपको ये लगेगा। आप देखिए सेक्शन 299 से शुरू होता है तो 377 तक हमें इसको चलाना है। मतलब हम 299 से पढ़ना शुरू करेंगे, 377 तक हम इसी चैप्टर को पढ़ते जाएंगे। वो अलग बात है कि इस चैप्टर के अंदर जो ऑफेंसेस है वो अलग अलग लिस्ट में बटे हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पे टोटल 8 वो पॉइंट्स बताए हैं जिनकी लिस्ट में ये सारे ऑफेंसेस बटे हुए हैं। सबसे पहला है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जो सीधे इंसान की जान पे खतरा डालते हैं। ऑफेंसेस कॉजिंग मिसकैरिएज, इंजुरीज टू अनबॉर्न चाइल्ड, एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ। दूसरे जो ऑफेंस होते हैं इंसान से रिलेटेड वो होते हैं मिसकैरिएज करने के। मिसकैरिएज करने का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसको पैदा ही ना होने दिया जाए, उसका मिसकैरिएज करवा दिया जाए, या अनबॉर्न चाइल्ड को कुछ इंजरी पहुंचा दी जाए, या इन्फेंट को कहीं पे एक्सपोज कर दिया जाए, या किसी का बर्थ हुआ है उस बर्थ को छुपा लिया जाए। मतलब ये बर्थ वगैरह से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस होते हैं वो इधर सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है हर्ट, चोट पहुंचाने की। इंसान की जान को खतरा नहीं होता यहाँ पे लेकिन उसको चोट पहुंचती है। फिर एक कैटेगरी आती है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हर व्यक्ति के पास फ्रीडम होती है कि वो जहां चाहे वहां जा सकता है, जहां घूमे वहां घूम सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, कोई उसे अपने यहाँ पे पकड़ के नहीं रख सकता। अगर ऐसा कुछ होता है तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वाली कैटेगरी में वो आता है। फिर आता है क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। क्रिमिनल फोर्स यूज करना यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर इस आशय से, इस इंटेंशन से फोर्स यूज करना कि आप उससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करवा सको या आप उससे किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर सको। असॉल्ट करना यानी हमला करना। फिर आता है किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। आप किसी को किडनैप नहीं कर सकते, आप किसी को एब्डक्ट नहीं कर सकते, आप किसी को अपना स्लेव बना के नहीं रख सकते, आप किसी से फोर्सफुली मजदूरी नहीं करवा सकते। देन कम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें रेप वगैरह आ जाता है। एंड द लास्ट दैट इज अननेचुरल ऑफेंसेस। ये वो ऑफेंसेस होते हैं जो प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। यानी इसमें वो ऑफेंसेस हैं जो नेचुरल नहीं माने जाते। हम जब इसको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये 8 जो टॉपिक्स है वो आपको इस पूरे चैप्टर 16 में पता चलने वाले। सबके अपने अपने कुछ कुछ सेक्शन है। अभी हम सबसे पहला वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। ये वो पार्ट है जिसमें वो सारे ऑफेंसेस कवर होंगे जो किसी व्यक्ति की लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, जो किसी व्यक्ति की जान को अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहला सेक्शन जो है ना इस चैप्टर का, सेक्शन 299, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन 299 रिलेट्स टू कल्पेबल होमिसाइड। आप में से किस किस को कल्पेबल होमिसाइड का मतलब पता है या आपने कभी पहले सुना है? आईपीसी भले ही आपने चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन अपने लॉ के ग्रेजुएशन में ही कहीं ना कहीं ये सुन लिया होगा कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, ये दो चीजें होती है जिसके डिफरेंस में हम मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज होते रहते हैं। अभी भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को, मतलब मैं तो बता रहा हूँ सच की, कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो जज बन गए हैं, एग्जाम पास कर लिए, बट उसके बाद भी अगर उनसे आज पूछ लिया जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को डिफरेंशिएट करो,
तो वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड पार्ट है आईपीसी का। बहुत कंफ्यूजन होता है, अपना पूरा अटेंशन देना यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है पूरा समझने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन छूट जाए, तो एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ यहीं पे देना। चलिए, तो देखो, कल्पेबल और होमिसाइड ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है कल्पेबल और दूसरा वर्ड है होमिसाइड। अब कल्पेबल को तो एक काम करो, पिक्चर से हटा दो, अभी हम सिर्फ होमिसाइड का मतलब समझते हैं। कल्पेबल क्या होता है उसको बाद में समझेंगे। होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। मतलब एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को मार देता है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग जब दूसरे ह्यूमन बीइंग को किल कर देता है, इसको कहा जाता है होमिसाइड। तो होमिसाइड इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब सवाल क्या उठता है कि एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्यों मार रहा है। मतलब होमिसाइड तो सिर्फ इसी को कहते हैं कि आपने किसी को मार दिया, आपने किसी को जान से मार दिया। अब आप किसी को जान से क्यों मार रहे हो? देखो, दो चीजें हो सकती है। अगर आप किसी को मारते हो जान से, यानी कि होमिसाइड करते हो, तो वो होमिसाइड सिर्फ दो तरह का हो सकता है, या तो वो लॉफुल हो या फिर वो अनलॉफुल हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, किसी को जान से मार दूंगा और वो गलत है, ये तो समझ में आता है, पर वो सही है ये कैसे? किसी को जान से मारना सही कैसे हो सकता है? तो देखो, लॉफुल होमिसाइड का मतलब होता है सिंपल होमिसाइड। इसमें वो सारे ऑफेंसेस आ जाते हैं जो आपने जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था। आपको याद होगा, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से एक्ट है जिसमें अगर आपसे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के अंदर। एक्सीडेंट से किसी की जान चली जाती है, मिस फॉर्च्यून, खराब किस्मत से किसी की जान चली जाती है, या आप तो कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मैनर में कर रहे थे, लॉफुल मीन्स से कर रहे थे, प्रॉपर केयर से कर रहे थे, प्रॉपर कॉशन से कर रहे थे, उसके बाद भी किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो जान तो गई है ना। मतलब होमिसाइड तो हुआ है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के द्वारा मर तो गया है, लेकिन ये लॉफुल होमिसाइड था। क्यों? क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, सेक्शन 80 में। इसको एक्सीडेंट कहा जाता है, इसको इंटेंशनली आपने उसको मारा नहीं है, बट ये एक एक्सीडेंट था, तो ये चीज को हम लॉफुल होमिसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन में जितने भी वो ऑफेंसेस फॉल करने वाले हैं जिससे किसी व्यक्ति की जान भी चली जाएगी अगर आपके द्वारा, तो आप लॉफुल होमिसाइड के दायरे के अंदर रहोगे। ठीक है, और एक दूसरा होमिसाइड जो होता है वो होता है अनलॉफुल। नाम से ही मालूम पड़ता है, अनलॉफुल होमिसाइड मतलब कि आपने उस व्यक्ति को मारा है और आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते, मतलब आपको सजा मिलेगी। क्योंकि जनरल एक्सेप्शन में अगर फॉल कर जाओगे तो उस केस में तो आपको सजा मिलती नहीं है, इसलिए वो लॉफुल होमिसाइड था कि ठीक है भैया, मरा है व्यक्ति लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। बट अगर मरा है व्यक्ति और आपकी गलती है तो आपको सजा जरूर मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड अनलॉफुल होमिसाइड। और अनलॉफुल होमिसाइड के अंदर चार चीजें आती हैं। पहला, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज सेक्शन 299 दैट वी आर करंटली स्टडिंग। जो हम करंटली पढ़ रहे हैं सेक्शन 299, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। And then comes murder, that is section 300, and then rush or negligent homicide section 304A, and then suicide 305 से 306। अब एक चीज समझो, सेक्शन 299 की जो डेफिनेशन है वो लिखी है कल्पेबल होमिसाइड। क्या लिखी है? कल्पेबल होमिसाइड। लेकिन एक्चुअल में सेक्शन 299 है क्या? एक्चुअल में सेक्शन 299 है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये रियलिटी है। मतलब रियलिटी को देखोगे ना तो सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को शो करता है।
मतलब किसी व्यक्ति की जान लेना, लेकिन वो मर्डर नहीं कहला रहा है। बट ये मत समझना कि मर्डर नहीं कहला रहा है तो वो बाहर निकल जाएगा, जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा है वो। है तो उसका भी अनलॉफुल होमिसाइड, लेकिन कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर, जो कि सेक्शन 300 में हम पढ़ेंगे, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंस हम अभी अपने लेटर पोर्शन में पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि कल्पेबल होमिसाइड जो सेक्शन 299 है, वो एक्चुअल में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करता है। मतलब आप किसी व्यक्ति की जान ले लेते हो, आपको उसके लिए सजा भी मिलेगी, लेकिन वो मर्डर नहीं कहला रहा है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहला रहा है। कुछ बच्चे इसको समझते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब किसी व्यक्ति की जान ले ली लेकिन वो मर्डर नहीं, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। जैसे ही होमिसाइड कल्पेबल हुआ, ऑफेंस तो हो ही गया, बस फर्क इतना सा है कि वो मर्डर नहीं कहला रहा है, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड कहला रहा है बस। ठीक है। और अगर आपने जो ऑफेंस किया, आपने किसी व्यक्ति की जान ली, अगर वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो वो ना तो सेक्शन 299 में आएगा, ना वो सेक्शन 300 में आएगा, वो तो लॉफुल होमिसाइड के अंदर आएगा। ठीक है। तो इतनी सिंपल सी चीज थी। तो सबसे पहले होमिसाइड क्या हुआ, होमिसाइड कितने टाइप का हुआ, और लॉफुल होमिसाइड में क्या होता है और अनलॉफुल होमिसाइड में क्या होता है, ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता देता हूं कि लॉफुल और सिंपल होमिसाइड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। वैसे तो मैंने आपको ये जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ा दिया था, बट एक बार फिर आज रिवीजन कर लो कि लॉफुल होमिसाइड के अंदर एक तो ये एक्सीडेंट वाला जो मैंने आपको बताया सेक्शन 80, कि आप तो कोई लॉफुल चीज कर रहे थे बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, लॉफुल तरीके से कर रहे थे, लॉफुल मीन से कर रहे थे, प्रॉपर केयर भी आपने रखी थी, प्रॉपर कॉशन भी आपने रखा था, फिर भी किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो वो इंटेंशनल मर्डर नहीं है, वो महज एक एक्सीडेंट है। और एक्सीडेंट के लिए आपको लायबल नहीं ठहराया जा सकता जब तक आपकी गलती ना हो। तो आपका वो जो एक्ट है वो सेक्शन 80 में फॉल करेगा। फिर एक और चीज आती थी, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय अ पर्सन हु इज बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, सेक्शन 76। अगर डेथ किसी ऐसे व्यक्ति ने करी है जो बाउंड बाय लॉ है कि उसको करना है, जैसे कि वो सैनिक गोली चला देता था अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर पे, और कोई व्यक्ति मर जाता है उसकी गोली से, तो उस पे कोई चार्ज नहीं बनता, वो सेक्शन 76 में फॉल कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानना है, बिकॉज ही इज बाउंड बाय लॉ। फिर एक जज होता है जो जुडिशियली एक्ट करता है, जुडिशियली एक्ट करता है गुड फेथ में, वो बिलीव करता है कि किसी को कोई सजा दे देना चाहिए, किसी को कोई डेथ पनिशमेंट दे देना चाहिए, वो जुडिशियली अपनी गुड फेथ में पावर एक्सरसाइज करते हुए ऐसा कुछ कर देते हैं, सेक्शन 77। तो एक्ट ऑफ जज भी वहां पे ऑफेंस नहीं होता है। कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग या कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति को सजा दी जाती है, तो सेक्शन 78 में वो भी ऑफेंस नहीं कहलाता है, क्योंकि वो कोर्ट के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, कोर्ट के जजमेंट का पालन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति मिस्टेक ऑफ फैक्ट से, गुड फेथ से अपने आप को कोई ऑफेंस करने में जस्टिफाइड बाय लॉ समझता है, दैट इज सेक्शन 79। मतलब हम बाउंड बाय लॉ तो नहीं है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम ये काम कर देंगे तो हमें इसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, लॉ हमें पनिश नहीं करेगा, यानी कि जस्टिफाइबल एक्ट जो होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोई जस्टिफाइबल एक्ट कर देता है जिसको वो गुड फेथ में लगता है कि मुझे इसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, या कोई व्यक्ति बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किसी को हार्म पहुंचाता है गुड फेथ में, और इसलिए पहुंचाता है ताकि ज्यादा बड़ी हार्म उसको ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा चोट होने वाली है, हमको पता है कि उसको चोट होने वाली है, उसको बड़ी चोट से बचाने के लिए हमने छोटी चोट पहुंचा दी, सेक्शन 81 में हमारा एक्ट फॉल करेगा, हमको सजा नहीं मिलेगी। और एक लास्ट चीज होती है कि प्राइवेट डिफेंस में हमने किसी की जान ले ली। प्राइवेट डिफेंस में हमने सेक्शन 100 और सेक्शन 103, एक होता है खुद को बचाने के लिए, एक होता है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। हमने प्राइवेट डिफेंस में ये पढ़ा था कि प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले की जान कब ले सकते हो। आप इसको रिवाइज करना एक बार, मैंने बताया था कि प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान कब ले सकते हैं, अगर वो सर्कमस्टेंस हो जिसमें आप सामने वाले की जान ले सकते हो और आप सामने वाले की जान ले लेते हो। ठीक है, आप सामने वाले की जान
ले लेते हो, तो सवाल ये उठता है कि आपने जब सामने वाले की जान ले ली है तो इसको क्या कहेंगे? क्या इसको मर्डर कहेंगे या इसको कल्पेबल होमिसाइड कहेंगे? तो मैं कहता हूं कि दोनों ही नहीं कहेंगे, इसको तो लॉफुल होमिसाइड कहेंगे। क्यों इसको लॉफुल होमिसाइड कहेंगे? क्योंकि ये लॉफुल होमिसाइड के अंदर फॉल करता है। आपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को मारा है, कोई इंटेंशन आपका मारने का नहीं था, इसलिए ये लॉफुल होमिसाइड के अंदर फॉल करेगा। इसके बाद कोई बच्चा, कोई चाइल्ड या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो अपनी विल के अगेंस्ट इंटॉक्सिकेट किया गया हो, अगर वो किसी की डेथ कर देते हैं तो सेक्शन 82, 83, 84, 85 में उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो इसको भी लॉफुल होमिसाइड कहा जाता है। और एक और चीज होती है कि जब आप किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए उसके ऊपर अनइंटेंशनली कोई ऐसा एक्ट करते हो जो गुड फेथ में करते हो और उस एक्ट से उस व्यक्ति की जान चली जाती है, यानी आपने बिना किसी इंटेंशन के गुड फेथ में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कुछ किया और उस व्यक्ति की जान चली गई। जैसे कि वो डॉक्टर इलाज कर देता है, पता है उसको कि यार ये आदमी दर्द से कराह रहा है, अगर इसको 15 मिनट में इलाज नहीं करा तो मर जाएगा, गुड फेथ में इलाज कर दिया, इलाज से मर गया वो। तो डॉक्टर ने यहाँ पे मर्डर थोड़ी ना किया। ठीक है, अगर माइनर होता है वो, तो उसके गार्जियन की कंसेंट के साथ 87, 88 में प्रोटेक्शन मिल जाती है। और अगर उसकी कंसेंट लेना बहुत मुश्किल हो, वो खुद कंसेंट नहीं दे पा रहा हो और इतनी जल्दी कि उसकी जान बचाई जा सके, इतने टाइम के अंदर उसका कोई गार्जियन भी कंसेंट देने नहीं आ सकता, और हम भी उसके गार्जियन से कंसेंट लेने नहीं जा सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो हम कर सकते हैं गुड फेथ में उसका इलाज। वो सेक्शन 92 में फॉल करता है। तो सेक्शन 92 में फॉल करने वाली चीज, 87 और 88 में फॉल करने वाली चीज, तो देखो ये मैंने आपको 4-5 चीजें बता दी। वेयर इफ यू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन, then it comes within the purview of lawful homicide. It is not considered murder, neither it is considered culpable homicide. It is called lawful or simple homicide. और इसके लिए आपको सजा नहीं मिलती है क्योंकि आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहे हो। चलो, अब जितना डिटेल में इसको पढ़ा उतना ही डिटेल में ये समझ लेते हैं कि नाउ व्हाट इज अनलॉफुल होमिसाइड। देखो ये, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, अभी तक भी इंपॉर्टेंट था, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो कल्पेबल होमिसाइड होता है ना, जो हम सेक्शन 299 में पढ़ रहे हैं, अभी तक जो कुछ भी समझाया सेक्शन 299 से कोई कनेक्शन नहीं था उसका। सेक्शन 299 के पहले की चीज समझा रहा था मैं आपको, अब सेक्शन 299 की चीज समझा रहा हूं। अब जो सेक्शन 299 है ना, जिसका नाम है कल्पेबल होमिसाइड, एक्चुअली ये क्या है? इट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अनलॉफुल होमिसाइड। ये पहला अनलॉफुल होमिसाइड है। होमिसाइड समझा दिया मैंने आपको, लॉफुल और अनलॉफुल समझा दिया। अब जो सेक्शन 299 पढ़ रहे हैं वो पहले तरह का अनलॉफुल होमिसाइड होता है। इसमें आप किसी व्यक्ति की जान ले लेते हो, और जान लेते कैसे हो वो समझना। एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे सामने वाले की जान लेने का आपका इंटेंशन हो। An act with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. कोई ऐसा एक्ट करते हो, इस इंटेंशन से करते हो कि सामने वाले की बॉडी पे इंजरी पहुंचाओगे, और वो जो इंजरी आपने उसकी बॉडी पे पहुंचाई है वो ऐसी इंजरी है जिससे सामने वाले की मृत्यु हो सकती है। एन एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ, कोई भी ऐसा एक्ट करना जिसका नॉलेज हो आपको कि उससे जान चली जाएगी। देखो इन तीनों में से कोई भी चीज होगी ना, तो उसको अनलॉफुल होमिसाइड बोल सकते हैं। अब एक चीज समझना, ये तीनों में पहले वाले में वर्ड यूज हुआ था इंटेंशन, दूसरे वाले में वर्ड यूज हुआ था इंटेंशन, और तीसरे वाले में वर्ड यूज हुआ है नॉलेज। अब इंटेंशन और नॉलेज, इसको बड़ा ध्यान से समझना। बच्चे बेयर एक्ट की लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते, जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंटेंशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट थिंग। कुछ लोग इसको सेम समझ लेते हैं कि जब नॉलेज मतलब भी वही होता है, इंटेंशन मतलब भी वही। चलो मुझे बताओ पहले, आपको क्या लगता है नॉलेज और इंटेंशन में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंटेंशन? चलो नॉलेज का मतलब बता दो। नॉलेज का मतलब ज्ञान और इंटेंशन इरादा होता है।
इन दोनों को बताओ अगर मैं आपसे मतलब। पूछूं कि किसी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में बताओ, तो थोड़ा एक्सप्लेन कर पाओ? नहीं सर। चलो मैं बताता हूँ। देखो मेरे पास ना एक चाकू है मेरे पास, और मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है। अब मेरे सामने मेरा दुश्मन खड़ा है और मैं उस चाकू को लेके उसके पास जाता हूँ और मेरी उससे बहुत दुश्मनी है, और मैं उस चाकू को बहुत जोर से उस पे वार कर देता हूँ, उस चाकू से बहुत जोर पे उस पे वार कर देता हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन सी वाली चीज एप्लीकेबल होगी, क्या यहाँ पे मेरा इंटेंशन एप्लीकेबल होगा या मेरा नॉलेज एप्लीकेबल होगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपका इंटेंशन ही था उसको मारने का। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हो कि वो आपका दुश्मन था, और ये जानते हुए कि वो आपका दुश्मन था, आपके हाथ में चाकू भी था, आप चले गए उसके पास और बोले कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, चलो चाकू मारता हूं उसको जोर से। और चाकू आपने इतनी जोर से मारा है कि सामने वाले की मृत्यु हो गई। वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे आपने चाकू मारे उसको, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे आप सबको दिख रहा है कि मेरा तो इंटेंशन ही उसको मारने का था। बट एट द सेम टाइम एक चीज समझो कि कोई अननोन पर्सन मेरे सामने खड़ा है, और वो अननोन पर्सन जो है, वो मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, अननोन है मेरे लिए। यानी मेरे को उसको मारने का तो कोई इंटेंशन कभी था ही नहीं मन के अंदर कि मुझे इसको मारना है। बट अचानक से मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, या मुझे किसी बात पे उस पर गुस्सा आ जाता है, और मैं वही चाकू से उसके वही वाइटल ऑर्गन्स पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जहां पे चोट नहीं पहुंचना चाहिए, मैं वहां पे जाके उसको चाकू से वार कर देता हूँ। अब यहाँ पे पता है नॉलेज अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इंटेंशन तो मेरा उसको मारने का था नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं उस चाकू से उसके वाइटल पार्ट्स पे चोट पहुंचा रहा था, उससे एक चीज तो समझ में आती है कि मुझे इस बात का नॉलेज था कि जिन ऑर्गन पे मैं चाकू से हमला कर रहा हूं, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नॉलेज को देखा जाता है एक ऑर्डिनरी मैन के दिमाग के अकॉर्डिंग, एक प्रूडेंट मैन के दिमाग के अकॉर्डिंग। एक आम आदमी से अगर पूछे कि भैया किसी के दिल पे गोली चलाना है, तो सामने वाला व्यक्ति यही बोलेगा कि अरे मर जाएगा। किसी के यहाँ पे गोली चलाना है, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा मर जाएगा वो। लोगों को पता होता है, ये चीज नॉलेज होता है इस चीज का कि किस ऑर्गन पे गोली लगने से, चाकू लगने से मृत्यु हो सकती है। इसको नॉलेज कहते हैं। और एक तीसरी चीज होती है कि आपने किसी पे हमला किया, बट आपने सिर्फ बॉडी पे इंजुरी करने के पर्पज से हमला किया। मतलब आपने जो हमला किया था उसमें आपका जो इंटेंशन था वो बॉडीली इंजुरी करने का था, शरीर पर चोट पहुंचाने का था, पर वो चोट इतनी गंभीर थी कि उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो समझे तीन चीजें क्या है? एक तो मृत्यु करना ही इंटेंशन था, दूसरा इंटेंशन बॉडी पर चोट पहुंचाने का था, बट वो चोट ऐसी थी जिससे मृत्यु हो सकती है, और तीसरा कि आप जो एक्ट कर रहे हो आपको नॉलेज है कि उससे सामने वाले व्यक्ति की जान जा सकती है। तो इनमें से कोई एक एलिमेंट भी अगर होगा, या दो एलिमेंट भी होंगे, या तीन एलिमेंट भी होंगे, तीनों भी होंगे, तो उस एक्ट को कल्पेबल होमिसाइड कहा जा सकता है। बट एक चीज समझा दूं, अगर इनमें से एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी मारने का इंटेंशन भी ना हो, बॉडी पे इंजरी पहुंचाने का इंटेंशन भी ना हो, और उसकी डेथ हो जाएगी इस चीज का नॉलेज भी ना हो, मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो भले ही वो एक्ट नेचुरल, वो जो एक्ट है वो क्रिमिनल कहला जाएगा, उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ये चीज याद रखना, कल्पेबल होमिसाइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके इंग्रेडिएंट। अगर इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति की चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, सामने वाले व्यक्ति की जान चली जाए, कितना भी बड़ा क्रिमिनल मैटर क्यों ना बन जाए, बट अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, इस केस लॉ में ये बताया था, स्टेट वर्सेस रामस्वरूप 1998। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नॉलेज एंड इंटेंशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स।
सेक्शन 299 के अंदर जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है दैट डील विद द इंटेंशन व्हाइल द थर्ड कैटेगरी डील्स विद द नॉलेज। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट दो कैटेगरी इंटेंशन से रिलेट करती है और थर्ड कैटेगरी नॉलेज से रिलेट करती है। लेट अस डिस्कस द इंग्रेडिएंट ऑफ दिस ऑफेंस। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पहला इंग्रेडिएंट कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना चाहिए। देखो एक सिंपल सी चीज है, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर ये दोनों ऑफेंस सक्सेसफुल तभी कहलाते हैं जब सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई मारने के पर्पज से लेकिन वो व्यक्ति मरा ही नहीं तो कल्पेबल होमिसाइड थोड़ी ना कहलाएगा, क्योंकि होमिसाइड का मतलब ही होता है कि व्यक्ति का मर जाना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो मर जाना चाहिए, होमिसाइड तभी कहलाएगा। उसके बाद सवाल उठता है कि अब वो होमिसाइड कल्पेबल है कि नहीं है, ये देखेंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या हुआ कि उस व्यक्ति की, उस ह्यूमन बीइंग की, यहां समझना इस बात को, जान जाना चाहिए ह्यूमन बीइंग की। इंसान, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है आईपीसी में उसको डिस्कस किया था सेक्शन 47 के अंदर। तो सेक्शन 47 के अंदर जिसको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना चाहिए, ये पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट ऑलरेडी आपको बता दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे होना चाहिए, कोई ऐसा एक्ट जिससे कि आप उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, आपका इंटेंशन था उसकी जान लेने का, कोई ऐसा एक्ट जिसमें आपका इंटेंशन था उसको ऐसी इंजुरी करने का जिससे उसकी जान चली जाए, या कोई ऐसा एक्ट करना जिससे आपको नॉलेज है कि उसकी जान चली जाएगी। ये तीन चीज तो ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। तो अब इंग्रेडिएंट क्या बन गए, व्यक्ति की जान जाना और इन तीनों में से कुछ भी एक होना। अच्छा एक और चीज, किसी अनबॉर्न चाइल्ड की अगर आप डेथ कर देते हो ना तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। आप सेक्शन 299 के अंदर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, उसमें थर्ड नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा है द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड। यानी कि माता की कोख के अंदर, किसी माँ के गर्भ के अंदर अगर कोई बच्चा होता है उसको अनबॉर्न चाइल्ड कहा जाता है, वो अभी पैदा नहीं हुआ है। अगर उसको मार दिया जाता है तो उसको कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहा जाता, उसको डेथ के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी बॉर्न हो गया है या उसने बाहर आके एक ब्रीथ कर ली है, सांस ले ली है, और फिर आप उसको मार देते हो तो वो कल्पेबल होमिसाइड में कहला जाएगा, मर्डर में कहला जाएगा। लेकिन जब तक वो अनबॉर्न है तब तक उसकी डेथ को डेथ नहीं माना जाता। फिर आप बोलोगे कि सर फिर उसको मारना क्या पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? तो उसको मारना वो मिसकैरियज वाले ऑफेंस के अंदर हम देखेंगे, इसमें तो ऑफेंस नहीं है। अगर वो अनबॉर्न है, अभी वो बाहर नहीं आया, अभी उसने सांस नहीं ली, तो अभी अगर उसको मार दिया जाएगा तो उसको कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की नजर से नहीं देखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, इसको याद रखना, एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा फिर एक और सवाल, एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर ये जो अपना कल्पेबल होमिसाइड होता है, मर्डर होता है, इसमें जो इंटेंशन की बात होती है, इंटेंशन की बात कि हमारा इंटेंशन है किसी व्यक्ति की जान लेने का, क्या ये इंटेंशन उसी व्यक्ति पे अप्लाई होता है जिसको हमारा इंटेंशन था और जिसकी मृत्यु हुई? अगर मान लो मेरा इंटेंशन किसी और की मृत्यु करना था लेकिन मर कोई और गया, तो क्या कल्पेबल होमिसाइड लगेगा मुझ पे? तो देखो ये चीज याद रखो, यहां पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है, कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि डेथ उसी की होना चाहिए जिसको मारने का इंटेंशन हो, कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। तो इट इज इमटेरियल if the person whose death has been caused is not the very person whom the accused intended to kill। इस चीज को याद रखिएगा, सेक्शन 301 के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर ए आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसी व्यक्ति को मारने का आपका इंटेंशन था। मैं तो कहता हूं जिस व्यक्ति को मारने का इंटेंशन था उसके पड़ोसी व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाती है तो भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का चार्ज आप पे लग जाएगा। अब व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, इसका क्या मतलब होता है, मृत्यु का क्या मतलब होता है? तो मृत्यु का मतलब होता है जो अरुणा रामचंद्र श्रावणबाग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बताया था कि एक पर्सन को मृत तब कहा जाता है जब उसकी ब्रेन एक्टिविटी बंद हो जाती है, यानी उसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब वो डेड हो गया। तो अगर ब्रेन में थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी चल रही होगी तो वो व्यक्ति मरा नहीं माना जाएगा। मान लो आपने किसी को इतनी जोर से चोट पहुंचाई कि व्यक्ति कोमा में चले गया, अब कोमा में चले जाता है तो क्या होता है, कोमा में चले जाता है तो देखो ब्रेन थोड़ा बहुत तो काम कर रही होती है लेकिन फुली वर्क नहीं कर रही होती, तो उस व्यक्ति को मृत नहीं माना जाता है। मतलब आपने अभी तक मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया, लेकिन जब वो व्यक्ति, जैसी भी उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फट से आपके ऊपर जो चार्ज है वो हटके कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में से किसी का लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो एक चीज ये भी याद रखना। अब अभी लेटेस्ट 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर, रिचपाल सिंह मीना वर्सेस घासी वाले केस के अंदर, एक 5 स्टेप इंक्वायरी करके एक चीज बताई थी। जैसे कि अपन लोग कंफ्यूज होते हैं ना, बच्चे लोग, कि कैसे पता चलेगा कि कोई मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है।
हमें तो चलो छोड़ो, हमें तो जो कंफ्यूजन होता है वो तो ठीक है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो होता है इसमें कोर्ट को, जब कोर्ट को फैसला सुनाना होता है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 स्टेप इंक्वायरी करके कहा था कि किसी भी जगह पे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो मृत्यु किसी और ने की है, मतलब कि होमिसाइड हुआ, किसी दूसरे ह्यूमन बींग ने किसी ह्यूमन बींग को मारा, मतलब होमिसाइड किया, तो वहां पे ना एक 5 स्टेप इंक्वायरी करना चाहिए। ये 5 स्टेप इंक्वायरी में क्या है, सबसे पहले ये कंफर्म करो कि क्या होमिसाइड हुआ है, एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की जान ली है, ये करो। अगर इसका जवाब मिलता है हाँ, तो फिर पूछो कि क्या वो कल्पेबल होमिसाइड है या वो नॉट कल्पेबल होमिसाइड। अब ये नॉट कल्पेबल होमिसाइड मतलब क्या, नॉट कल्पेबल मतलब कि लॉफुल होमिसाइड, और लॉफुल होमिसाइड मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है। समझना बात को, हाँ। तो पहले ये पता करो कि होमिसाइड हुआ कि नहीं, फिर ये पता करो कि वो होमिसाइड कल्पेबल है या नॉट कल्पेबल है, और अगर वो नॉट कल्पेबल है तो जनरल एक्सेप्शन का फायदा दो और जाने दो, और अगर वो कल्पेबल है तो फिर आगे बढ़ो, थर्ड नंबर पे आओ। इफ इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड, इज द ऑफेंस वन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304। अब ये चीज मैंने आपको बताया था ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हम पढ़ रहे हैं 299 के अंदर, और कल्पेबल होमिसाइड जिसको मर्डर बोलते हैं वो पढ़ेंगे 300 के अंदर। तो 300 को हम बोलेंगे कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, और 299 को बोलेंगे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट आपको यहाँ पे 304 दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, वो 304 इसलिए क्योंकि 304 के अंदर उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसकी पनिशमेंट 304 में बताई है। तो अब जब आपको थर्ड इंक्वायरी में मालूम पड़ गया है कि वो ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड है, तो फिर ये पता करो कि कल्पेबल होमिसाइड कौन सा वाला है, अमाउंटिंग टू मर्डर वाला है या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला है। अगर अमाउंटिंग टू मर्डर वाला हो तो 302 के अंदर पनिशमेंट दे दो, और अगर नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वाला है तो 304 के अंदर पनिशमेंट दे दो। और एक और चीज मैंने ये भी बताया था कि अगर वो नॉट कल्पेबल होमिसाइड है, नॉट कल्पेबल होमिसाइड मतलब कि लॉफुल वाला। अच्छा, इसमें भी एक चीज होती है, इसमें एक चीज तो ये होती है कि जनरल एक्सेप्शन आपको मिल गया फायदा, जनरल एक्सेप्शन में आपको फायदा मिल गया, तो फिर तो कोई सजा मिलना ही नहीं है। बट अगर मान लो कि जनरल एक्सेप्शन में भी आपको फायदा नहीं मिला, बट नॉट कल्पेबल होमिसाइड था, आपने सामने वाले व्यक्ति की जान नहीं ली थी, तो फिर आपको 304A के अंदर आपका केस बना दिया जाएगा। अब 304A क्या है, जरा पेज पलट के देख लो। 304A मतलब कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि आपकी किसी नेग्लिजेंसी के कारण किसी व्यक्ति की जान जाइए। देखो मुझे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया सेक्शन 80 के अंदर, जिसको हम एक्सीडेंट कहते थे, है ना। एक्सीडेंट में याद है आपको क्या हुआ था कि किसी के, आप कोई लॉफुल चीज कर रहे थे, लॉफुल तरीके से कर रहे थे, लॉफुल मैनर से कर रहे थे, प्रॉपर केयर और प्रॉपर कॉशन से कर रहे थे, और फिर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो सेक्शन 80 में आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो लॉफुल होमिसाइड कहलाता है। लेकिन चलो छोटी सी गलती कर देते हैं अपन यहाँ पे, आप काम तो लॉफुल कर रहे थे, तरीका भी आपका लॉफुल था, लेकिन वो जो प्रॉपर केयर वाली बात होती है ना, वो आपने नहीं रखी। मतलब आप कोई काम कर रहे थे लेकिन प्रॉपर केयर आपने उसकी नहीं की, और आपकी प्रॉपर केयर नहीं करने के पर्पज से, आपकी प्रॉपर केयर नहीं करने के कारण से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अब सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो क्या था, प्रॉपर लॉफुल थिंग, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर कॉशन, सब कुछ प्रॉपर चाहिए था। हमने तो केयर ही प्रॉपर नहीं दी यहाँ पे, तो मतलब इसको हम नेग्लिजेंसी बोलेंगे। तो सेक्शन 80 में प्रोटेक्शन मिल नहीं रही है, तो लॉफुल होमिसाइड तो हुआ नहीं, दूसरी चीज मर्डर भी नहीं है, तीसरी चीज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारा इंटेंशन था, ना हमने कोई ऐसा एक्ट करने की कोशिश करी, ना हमको नॉलेज था कि उसकी जान चली जाएगी। तो अब तो ये कुछ भी नहीं है, तो अब क्या करें, तो इट इज नॉट अ कल्पेबल होमिसाइड, तो 304A के अंदर सजा दे दो उसको। 304A क्यों? क्योंकि नेग्लिजेंसी के कारण किसी व्यक्ति की जान गई है उस, अगर आप प्रॉपर केयर रखते तो किसी की जान नहीं जाती। सजा खैर इसमें कम मिलती है, 2 साल तक की सजा मिलती है इसके अंदर, अभी पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, अभी सिर्फ यहीं पे समझ लो ऊपर से इंट्रोडक्टरी पोर्शन। और एक लास्ट चीज, 5वें नंबर की चीज जो इंक्वायरी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस कौन सा किया है, होमिसाइड किया कि नहीं किया, समझ ही नहीं आ रहा है,
तो सेक्शन 72 के प्रोविजन अप्लाई कर दो, और सेक्शन 72 के प्रोविजन अप्लाई करने का मतलब होता है कि जिस ऑफेंस की सजा सबसे ज्यादा हो उसमें से वो वाले ऑफेंस के लिए उसको कॉन्विक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन है ना कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, कौन सा ऑफेंस किया है। आप सेक्शन 72 पे जाइए, मैंने आपको वैसे तो ये पढ़ा दिया है, बट एक बार फिर भी पन्ने पीछे पलटा के उसको देख लो तो रिवीजन हो जाएगा। सेक्शन 72 के अंदर क्या लिखा है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया था, बहुत सारे ऑफेंसेस का चार्ज उस पर लगा है, लेकिन कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में इसने कौन सा ऑफेंस किया है। तो जजमेंट के अंदर आप ये बता दो कि कोर्ट को किस चीज पे डाउट है और उसको उस ऑफेंस के लिए पनिश कर दो, फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेफ पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। उसने जो भी 3-4 ऑफेंस किए, अगर उसमें सब में पनिशमेंट बराबर है, इक्वल पनिशमेंट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, जो पनिशमेंट है वो दे दो। लेकिन अगर किसी में 2 साल है, किसी में 10 साल है और किसी में लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है 2 साल वाला, तो उसको 2 साल के लिए भेज, क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट तो आपको देना ही पड़ता है। पर ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो उसके ऊपर एक ही ऑफेंस का चार्ज लगता और वो ऑफेंस प्रूव नहीं होता, तो फिर तो वो एक्विट हो जाता, बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पे कोर्ट को इतना तो पता है कि इसने ऑफेंस किया है, बट डाउट किस चीज पे आ रहा है कि ऑफेंस कौन सा किया है। 3-3 सेक्शन लगा दिए, अब रियलिटी में कौन सा किया है ये कोर्ट को पता नहीं है, बट किया है ये पता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट में उसको बरी तो कर नहीं सकते, तो जो सबसे कम सजा है उसको दे दो और जाने दो। दिस इज 5 स्टेप इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज होती है, डेथ कॉज्ड बाय इफेक्ट्स ऑफ वर्ड्स और इमेजिनेशन और पैशन। कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति पे, इसमें हमने देखा ना सेक्शन 299 के अंदर कि whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, मतलब आपने कोई एक्ट किया जिससे सामने वाला व्यक्ति मर जाए, ऐसा आपका इंटेंशन था, या आपने कोई ऐसी बॉडीली इंजुरी करी जिससे वो व्यक्ति मर जाए, या फिर ऐसा नॉलेज था कि आप जो कर रहे हो उससे सामने वाला व्यक्ति मर जाएगा। ये जो एक्ट वर्ड इसमें लिखा है ना, इस एक्ट का मतलब सिर्फ यही थोड़ी ना होता है कि चाकू लेके उसको मार दो, बंदूक लेके उसको मार दो। एक्ट का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। कई बार हो सकता है कि आपके जो शब्द हैं वही ऐसा एक्ट कर दें कि सामने वाला आपके शब्दों से मर जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। बट इस चीज के लिए दिस में रिक्वायर अ कंप्लीट स्टडी ऑफ द पर्सन, ऑफ द डिकीज्ड, हर साइकोलॉजी, हर नेचर, हर डिस्पोजिशन। जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना, उसकी साइकोलॉजी देखना पड़ती है, उसका नेचर देखना पड़ता है कि क्या वो व्यक्ति किसी के शब्दों से अपने आप को मार सकता था या मर सकता था, ये जरूर देखा जाता है। क्योंकि एक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्ट बहुत बड़ा वर्ड है। किसी का मर्डर हुआ है तो इसका मतलब यही मत समझना कि मारना ही पड़ा होगा, किसी की मृत्यु हुई है तो यही नहीं कि उसने हाथ से ही मारा होगा, कुछ और एक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलो रिजॉइन कर लो, फिर आगे बताता हूं मैं।